तो दोस्तों शुरू करते हैं आज की इंफ्रा न्यूज। पहली खबर जो आ रही है वो है हमारी वंदे भारत स्लीपर ट्रेन्स के अंदर चल रहे एक डिबेट से रिलेटेड। तो आप जानते हो वंदे भारत के कई सारे प्रोग्राम्स बहुत ज्यादा डिलेड चल रहे हैं और वंदे भारत स्लीपर भी उसमें से एक है। हालांकि पहले रेक के ट्रायल्स अभी चल रहे हैं और जल्दी सर्विस में भी ये आ जाएगी, लेकिन जो तकरीबन 55,000 करोड़ का टेंडर था इसके ढेर सारे रिक्स मैन्युफैक्चर करने के लिए, वहां पर रशियन कंपनी और इंडियन कंपनी के बीच में जो इश्यूज चल रहे थे गवर्नमेंट के साथ में, वो अभी धीरे धीरे रिजॉल्व होते हुए नजर आ रहे हैं। जिसके अंदर एक सिग्निफिकेंट अपडेट ऐसा आया है कि जो आने वाले वंदे भारत स्लीपर ट्रेन होंगे उसमें वॉशरूम्स की संख्या थोड़ी कम की जाएगी। तो जनरली आप जानते हो 4 वॉशरूम्स होते हैं, पैंट्री कार वगैरह होती है, लेकिन अभी डिसाइड किया गया है कि वॉशरूम्स की संख्या पर कोच 3 ही होगी और साथ साथ जो है पैंट्री कार को इंक्लूड नहीं किया जाएगा। वैसे ये 80 ट्रेन का ऑर्डर है, 1290, जिसके अंदर टोटल नंबर ऑफ कोचेस होंगे। तो ये रिवाइज डिजाइन के हिसाब से मैन्युफैक्चरिंग की जाएगी। अब वैसे कई लोग कह रहे हैं कि इसका जैसे नुकसान होगा, लेकिन मेरे अगर पर्सनल ओपिनियन की मैं बात करूं तो अगर प्रीमियम ट्रेन चल रही है तो उसके अंदर जितना रिजर्वेशन होता है उतने ही लोग ट्रैवल करते हैं। आरएसी वेटिंग बिना टिकट वाले लोग होते नहीं है, तो वॉशरूम्स की संख्या डिसेंट है, कोई बहुत ज्यादा ओवरलोड नहीं है। अगर आपने कभी 2AC में ट्रैवल किया होगा तो आप जानते हो वॉशरूम्स के ऊपर ज्यादा लोड आता नहीं है। तो सिमिलर चीज यहाँ पे होगी। साथ साथ पैंट्री जो है वो कहीं ना कहीं पे अगर हम बाकी देशों से भी कंपेयर करें तो बहुत ही ज्यादा आउटडेटेड कॉन्सेप्ट है, क्योंकि जो है क्विक डिलीवरी हो सकती है अलग अलग स्टेशन पे फूड की, जिसके लिए सिर्फ हीटिंग वगैरह की रिक्वायरमेंट हो सकती है। तो इस तरीके से ये ट्रेन को बनाया जा रहा है। अगली खबर दोस्तों, ये कर्नाटका के एनर्जी मिनिस्टर से, जिन्होंने कहा है कि आने वाले कुछ समय में स्टेट की पावर कंजम्पशन 19,000 मेगावाट्स तक पहुंचेगी और इसके वजह से वो प्रोविजंस कर रहे हैं ताकि कोई भी लोड शेडिंग समर में ना हो। इसके वजह से जितने बेस्कॉम्स है, जो इनके अलग अलग पावर प्लांट्स है, उनके ऊपर काम किया जा रहा है। तो एक काइंड ऑफ स्टेटमेंट है, यानी कि कर्नाटका में स्पेशली जो इंटीरियर रीजन्स होते हैं वहां पर लोड शेडिंग की जो समस्या है ये समझ में होती थी, इस बार नहीं होगी, ऐसा बोला गया है। अगली खबर दोस्तों जो आ रही है वो है कर्नाटका से ही, जहां पर मंटर्स ने एक न्यू एडवांस मैन्युफैक्चरिंग यूनिट यहाँ पे बनाया है। और ये जो कंपनी है ये AHU बनाती है, एयर हैंडलिंग यूनिट। बड़े बड़े ऑफिसेज जो होते हैं, बड़े बैंक्वेट जो होते हैं, उनमें सेंट्रलाइज्ड एयर कंडीशनिंग होती है। ऑफिस बिल्डिंग की पूरी पूरी बिल्डिंग की एयर कंडीशनिंग एक साथ होती है। तो इसको बनाने वाली कंपनी ये है और ये इनकी सेकंड फैसिलिटी है, जो कि ना सिर्फ इनके प्रोडक्शन को इंक्रीज करेंगे, लेकिन जो इनके नए प्रोडक्ट्स है, हाई क्वालिटी इको फ्रेंडली कस्टमाइज्ड क्लाइमेट कंट्रोल सॉल्यूशंस फॉर इंडियन कस्टमर्स को एड्रेस करने के हिसाब से ये फैसिलिटी बनाई गई है। अगली खबर दोस्तों जो आ रही है वो है 778 करोड़ रुपीस के सनिधम डेवलपमेंट प्रोग्राम से रिलेटेड। तो बेसिकली दोस्तों आप जानते हो शबरीमला जो केरला के अंदर है, ये एक बहुत ही बड़ा पिलग्रिमेज स्पॉट है और यहाँ पे फेस्टिवल के दौरान बहुत ज्यादा भीड़ होती है और काफी लोगों को तकलीफ भी होती है। इसके वजह से केरला गवर्नमेंट के कैबिनेट ने अप्रूव कर दिया है एक नया रूट, जो कि यहाँ पर ट्रक रूट पंबा डेवलपमेंट के नाम से जाना जाएगा और इसके अंतर्गत इमरजेंसी लेन्स, शेल्टर्स, बफर जोन्स, ये सब चीजें बनाई जाएगी। पहला ट्रांच तो वैसे 207 करोड़ का दिया गया है, टोटल प्रोजेक्ट से कई गुना बड़ा है, लेकिन देश के अंदर कई पिलग्रिमेज साइट्स पे जो बड़े बड़े रीडेवलपमेंट के काम चल रहे हैं उनमें केरला का भी नाम अभी शामिल हो गया है। अब वो जो ये पहला ट्रांच है 207 करोड़ का, उसके बाद में 100 करोड़ का और बाद में 77 करोड़ का फाइनल प्रोजेक्ट। वैसे थर्ड फेज का जो डेडलाइन है वो 2039 का है, तो ये बहुत ज्यादा लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट है। अगली खबर दोस्तों जो आ रही है वो है हमारे जेड मॉक टनल से रिलेटेड। तो आप जानते हो हमारे देश के नॉर्दर्न हिस्सों में श्रीनगर से आगे कनेक्ट करने के लिए लेह को बहुत जरूरी टनल्स एंड रोड्स बनाने की जरूरत थी। 2400 करोड़ की कीमत से बनी हुई सिर्फ 6.5 किलोमीटर लंबी जेड मॉक टनल इन्हीं में से एक हिस्सा थी। ऑब्वियसली लोगों को लग सकता है बहुत महंगी है, लेकिन जिस टेरेन में, जिस डिफिकल्टी में टनल बनाई गई अपने आप में बहुत ज्यादा अविश्वसनीय है और यहाँ पर ये डिफेंस नीड को भी केटर करेगा। लेह के साथ में नेशनली जो कनेक्टिविटी ऑल ईयर राउंड मिलनी है वो आज के डेट में बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल आप कह सकते हो। रास्ते जो है बंद हो जाते हैं बैड टाइमिंग के दौरान। यहाँ पे ये टनल ऑल ईयर राउंड कनेक्टिविटी प्रोवाइड करेगी हर मौसम में और इसके जैसे लेह के अंदर आगे जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होना है उसको भी ये टनल केटर करेगी। 13 जनवरी को हमारे प्राइम मिनिस्टर के द्वारा ये लोगों को समर्पित कर दी जाएगी, ऐसी खबर है। अगली खबर दोस्तों और ये बरवानी मध्य प्रदेश से, जहाँ पर टूरिज्म डिपार्टमेंट जो है मध्य प्रदेश का, इन्होंने ओपन किया है टेंडर फॉर ऑपरेटिंग क्रूज इन नर्मदा नदी। तो दोस्तों जो मेघनद घाट है और धर डिस्ट्रिक्ट में आता है, वहां से लेकर स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जो गुजरात में है वहां तक क्रूज चलाने के लिए ये टेंडर है। यानी 270 किलोमीटर की जर्नी है जिसके लिए तकरीबन 5 दिन का समय लगेगा। इसके वजह से ये एक बहुत ही ज्यादा बड़ा टूरिज्म स्पॉट बन सकता है। वैसे दोस्तों कुछ कुछ चीजें टेंडर में लिखी गई है, जहाँ पे डाइनिंग हॉल्स होने चाहिए, बोट पे स्विमिंग पूल होने चाहिए, ओवरनाइट स्टेज कहीं कहीं पे लैंड पे होंगे वगैरह वगैरह। और यहाँ पर 2 घंटे की कुछ शॉर्ट क्रूजेस भी होगी जो कि मेघनाथ घाट के आसपास में 10 किलोमीटर के रेडियस में घूमेगी। इसके कारण जो है बरवानी, अजनड,
धर्मपुरी, इन रीजन्स के अंदर भी टर्मिनल बनेंगे इस क्रूज को केटर करने के लिए। देखते हैं किस तरीके से ये पायलट प्रोजेक्ट आगे जाता है। अगली खबर दोस्तों ये रांची म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन से, जिन्होंने अनाउंस किया फ्रेश अर्बन रीडेवलपमेंट प्लान टू ट्रांसफॉर्म द सिटी इन द ईयर 2025। तो दोस्तों 53 वार्ड है इस शहर के अंदर जिनके अब फिजिकल सर्वे किए जाएंगे, जिसके वजह से ट्रैफिक फ्लो, सिटी वाइड क्लीनलीनेस और रोड, इन 3 चीजों पे ध्यान दिया जाएगा। और फिर बाद में अलग अलग वार्ड्स के क्लासिफिकेशन होंगे, जहां पर गुड, एवरेज, पुअर और वेरी पुअर के अंदर असेसमेंट इनका होगा। जैसे जैसे इनकी रेटिंग्स आएगी सर्वे के बाद में, वैसे वैसे इनके ऊपर काम किया जाएगा ताकि सब कुछ गुड बन सके। इसके बाद में पार्क, मॉन्यूमेंट और पब्लिक स्पेसेस को भी ठीक किया जाने वाला है। इसकी वजह से रांची शहर ज्यादा अट्रैक्टिव बनेगा, इंक्रोचमेंट्स कम होगी, ट्रैफिक ईज होगा, ऐसा गवर्नमेंट का कहना है। अगली खबर दोस्तों जो आ रही है वो है अडानी ग्रुप से, जो कि इन्वेस्ट कर रहे हैं अप्रोक्सीमेटली $2 बिलियन मुंबई के पास में वन ऑफ द लार्जेस्ट कन्वेंशन सेंटर बनाने के, या अगर सीधा सीधा कहे तो मुंबई का लार्जेस्ट कन्वेंशन सेंटर बनाने के लिए, जो कि शहर के अंदर के इंटरनेशनल एयरपोर्ट के बहुत पास में होगा। तो दोस्तों यहाँ पर अगर सीधे सीधे बात करें तो अंबानी जी का जो जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर है बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स के अंदर, उसका ये डायरेक्ट कंपटीशन होगा। 1.2 मिलियन स्क्वायर फीट का इंडोर स्पेस और 1.5 मिलियन स्क्वायर फीट का टोटल स्पेस, जहाँ पर 20,000 अटेंडीज होंगे, 5 स्टार होटल रूम, 275 रूम्स के साथ में ये कन्वेंशन सेंटर ये बनाएंगे, ऐसी खबरें हैं। जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर जो है वो 1 मिलियन स्क्वायर फीट में फैला हुआ है, और जो इसके डिजाइन प्लान्स है वो MMRDA को सबमिट कर दिए गए हैं। अब कई लोग ये सोच रहे होंगे कि जो एयरपोर्ट के आसपास में तो कैसे बनाएंगे, जो करंट एग्जिस्टिंग एयरपोर्ट है वहां पे तो जमीन नहीं है। तो आपको बता देता हूँ, जो एयरपोर्ट गवर्नमेंट ने दिया था अडानी को ऑपरेट करने के लिए, उसके अंतर्गत लीज टर्म्स में जो एयरपोर्ट के आसपास में कई सारे होटल्स है, कई सारे रूम्स है, और इनफैक्ट कई सारी कंपनीज जो ऑपरेशन के लिए लैंड लीज पे रहती है वो भी एयरपोर्ट के एरिया में आती है। वह तो होटल्स वगैरह को जो है लीज पे दिया जाता है। तो ये सब अभी अडानी के अंतर्गत ही है। तो प्रोबेबिलिटी है कि इन्हीं जमीनों में एक बहुत बड़ा कन्वेंशन सेंटर बनते हुए नजर आएगा मुंबई में, जहां पर अडानी वर्सेस अंबानी हमें नजर आने वाला है। अगली खबर दोस्तों जो आ रही है वो है CRI पंप से रिलेटेड, जो कि एक लीडिंग फ्लूइड मैनेजमेंट सॉल्यूशन प्रोवाइडर है, पंप्स वगैरह बनाते हैं, और इन्होंने सिक्योर किया है 754 करोड़ रुपीस का एक कॉन्ट्रैक्ट महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी से फॉर द सप्लाई ऑफ 25,000 सोलर पंपिंग सिस्टम्स। तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने स्कीम अनाउंस की थी। महाराष्ट्र में इशू ये है कि बहुत जगहों पे किसान जो है बिजली का बिल भर नहीं पाते, क्योंकि वहां पे वो पंप्स जो है चलाते हैं खेतों में पानी पहुंचाने के लिए, और बाद में जो है पंप बहुत ज्यादा बिजली खाते हैं तो दे ही नहीं पाते उसका बिल, और फिर बार बार बिजली माफी होती है। फिर इसका कैस्केडिंग इफेक्ट होता है, जहाँ पे डिस्कॉम्स जो है वो लॉस में चले जाते हैं, कंपनीज ठीक से एनर्जी प्रोवाइड कर नहीं पाती, और कभी कभी फिर लोड शेडिंग तक ये बात जाती है। तो गवर्नमेंट ने डिसाइड किया था कि वो एक नई स्कीम चलाएंगे, जहाँ पर किसानों को सोलर पंप्स दिए जाएंगे, जो कि बिजली के पूरे नीड को ही खत्म करेगा। एट द सेम टाइम किसान जो कभी कभी रात बेरात जाके खेतों में पानी छोड़ते थे, उनको जो है अपने हिसाब से पानी छोड़ने का मौका मिलेगा। और ये पंप्स का स्कीम इस तरीके से कि 10% कॉस्ट किसान को देना है, बाकी गवर्नमेंट संभाल लेगी, और फिर ऑब्वियसली इसमें रिजर्वेशंस भी है। तो यहाँ पर 1.70 लाख वैसे पंप इंस्टॉल करने हैं, और ये IoT बेस्ड होंगे, यानी कि कंपनी को समझ में आएगा कौन सा पंप चल रहा है, नहीं चल रहा है, कौन सा खराब होगा, किसको मेंटेनेंस की जरूरत है, तो मेंटेनेंस भी हो पाएगा। वरना ऐसा ना हो कि पंप दे दिया और बाद में जो है उसके बाद में चल नहीं रहे 2 महीने बाद। तो ये चीजों का ध्यान रखते हुए काम किया जा रहा है। अगली खबर दोस्तों और ये मुंबई के पास के एम्बिशियस कटाई ऐरोली हाईवे प्रोजेक्ट से रिलेटेड, जहां पर 12.5 हेक्टेयर्स ऑफ लैंड एक्विजिशन की जरूरत है। तो ये जो दोस्तों ये जो ऐरोली कटाई का प्रोजेक्ट है, इसके अंदर ऐरोली ब्रिज से लेकर टनल के थ्रू मुंब्रा तक ऑलमोस्ट काम पूरा ही कंप्लीट हो गया है, जो कि इस साल प्रोबेबली खुल जाएगा। लेकिन जो अगला फेज है इसका टेंडर L&T को दिया गया था पिछले साल। अभी टेंडर जो अगर दिया गया है तो कंस्ट्रक्शन के लिए जमीन एक्वायर करके देनी पड़ती है गवर्नमेंट को। तो यहाँ पर इन्होंने गवर्नमेंट शुरू कर दिया है। वैसे हाई प्रोबेबिलिटी है कि चांसेस है कि इसके कॉस्ट बढ़ने वाली है, क्योंकि ओरिजिनल प्रपोजल कॉस्ट सिर्फ 253 करोड़ था, प्रोबेबली ये बढ़ने वाला है। लेकिन काम इस प्रोजेक्ट पे अब ज्यादा स्पीड पकड़ते हुए नजर आएगा। आज के आस्क पीटी सवाल के बारे में बात करें तो कौशल बोहर पूछते हैं फ्यूचर ऑफ शिव स्मारक प्रोजेक्ट, यानी RTI। तो देखो RTI तो नहीं है, लेकिन क्लियर बात पता है सबको क्या हो रहा है। जो ये शिव स्मारक प्रोजेक्ट था, इसको एनवायरमेंटल कंसर्न्स के चलते सुप्रीम कोर्ट के अंदर लिया गया था, आगे इसको जो है पुश किया गया था। इसके बाद में सुप्रीम कोर्ट ने ड्यूरिंग लॉकडाउन कोविड के टाइम पे 2020 में ही ऑर्डर दे दिया था कि ये प्रोजेक्ट फाइनेंशियली बहुत ज्यादा अनवायबल है, एनवायरमेंटली बहुत ज्यादा डैमेजिंग है, तो इसको होल्ड पे डाल दिया जाए। इसके बाद में महाराष्ट्र गवर्नमेंट के भी जो ध्यान था वो कोविड पे था, और फिर ये ठंडे बस्ते में चला गया, जहां पर इस प्रोजेक्ट को रिवाइव करने के लिए गवर्नमेंट की तरफ से भी कोई कोशिश नहीं की गई है। अपील्स फाइल करना होता है, केस को आगे बढ़ाना होता है, ऐसी कोई चीज यहाँ पे की नहीं जा रही है, जिसकी वजह से ये प्रोजेक्ट जो है अभी भी सुप्रीम कोर्ट में अटका हुआ है। और हाई प्रोबेबिलिटी है कि ये प्रोजेक्ट आगे नहीं बढ़ेगा, क्योंकि यहाँ पर प्रायोरिटीज थोड़ी अब अलग हो गई है सरकारों की, और ऑब्वियसली पब्लिक इमेज का भी इनको आजकल ध्यान रखना पड़ता है। तो सब चीजें यहाँ पर एक साथ आ जाती है। इसके वजह से शिव स्मारक प्रोजेक्ट जो है वो आगे जाकर मोस्ट प्रोबेबली आने वाले कुछ सालों में तो बिल्कुल भी बनता हुआ नजर नहीं आएगा। उम्मीद करता हूं आपको सवाल का जवाब मिल गया होगा। आपके पास कोई सवाल है आप कमेंट सेक्शन में मुझे पूछ सकते हो। कोई न्यूज अगर सबमिट करने के लिए है तो उसके लिए भी आपको डिस्क्रिप्शन में
लिंक मिल जाएगी और मिलेंगे अगले वीडियो में।